हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज विश्वजीत सिंह एंड यू आर वाचिंग साइंस विद वीएस। तो आज जो है हम लोग हाउ डू ऑर्गेनिज्म रिप्रोड्यूस इसका थर्ड पार्ट और लास्ट पार्ट करने वाले हैं। इस चैप्टर में हम लोग रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ रहे थे। हमने पार्ट 1 में किया एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सेकेंड पार्ट में सेक्सुअल रिप्रोडक्शन किया फॉर प्लांट्स, और आज जो है हम लोग सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस करने वाले हैं। ह्यूमन बींग्स में कैसे सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है सारा हम लोग जो क्लास 10 के सिलेबस में है वो आज कवर करने वाले हैं। तो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। सबसे पहले आपको यहाँ पे दो डायग्राम्स दिख रहे होंगे। ये मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है और ये फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है इन ह्यूमन बींग्स। हम लोग अगर ह्यूमन बींग्स का बात करें तो जैसा कि आप सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के बारे में पढ़ चुके हैं तो आपको पता होगा सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में क्या होता है, दो अलग अलग गैमीट्स इन्वॉल्व होते हैं जो दो अलग अलग बॉडीज में बनते हैं, है ना। मेल पार्ट में मेल गैमेट बनता है, फीमेल पार्ट में फीमेल गैमेट बनता है और फिर अल्टीमेटली दोनों फ्यूज करते हैं जिसको हम फर्टिलाइजेशन कहते हैं। तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का जो मेन एम है वो फर्टिलाइजेशन है। फर्टिलाइजेशन होगा तभी आगे का जो प्रोसेस है जाइगोट फॉर्मेशन, एम्ब्रियो बनना, ये सब तभी होगा जब फर्टिलाइजेशन होगा। तो मेन एम जो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का है वो है फर्टिलाइजेशन। तो यहाँ पे सबसे पहले हम मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं हमको उनके बारे में जान लेते हैं। तो हम लोग जानते हैं कि सबसे पहले तो मेल गैमीट पता होना चाहिए कहाँ फॉर्म होता है। तो जो टेस्टिस है हमारा वही मेल जर्म सेल प्रोड्यूस करता है जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। मेल जर्म सेल जो होता है उसको स्पर्म बोलते हैं, वो टेस्टिस प्रोड्यूस करता है। सिंगुलर में TES लिखते हैं, प्लूरल में यहाँ पे E आ जाता है, ठीक है। TES टेस्टिस। और टेस्टिस का एक और फंक्शन है, वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करता है जिसको हम टेस्टोस्टेरोन कहते हैं, है ना। जितने भी मेलनेस वाले कैरेक्टर्स हैं जो हमारे बॉडी में आते हैं, ह्यूमन बींग्स के बॉडी में, वो इसी हार्मोन के कारण आते हैं, ठीक है। तो हार्मोन के कारण जो मेलनेस वाले कैरेक्टरिस्टिक्स आते हैं, जिस हार्मोन के कारण उसको हम टेस्टोस्टेरोन बोलते हैं, और वो भी टेस्टिस ही प्रोड्यूस करता है। इसके बाद अगर हम बात करें, टेस्टिस जो है एक अलग से स्किन होता है, उस स्किन के अंदर वो टेस्टिस होता है, उस स्किन को हम स्क्रोटम बोलते हैं, ठीक है। स्क्रोटम मतलब हमारा एब्डोमेन से अलग एक स्किन होता है जिसमें वो टेस्टिस लोकेटेड होता है। अब रीजन क्या है कि टेस्टिस अलग से लोकेटेड है, क्यों ये हमारे बॉडी के दूसरे पार्ट्स की तरह बॉडी में ही लोकेटेड क्यों नहीं है, क्यों बाहर लोकेटेड है स्क्रोटम में? तो इसका रीजन ये है कि जो स्पर्म प्रोडक्शन होता है टेस्टिस में, तो वहां पे लो टेम्परेचर का जरूरत होता है, ठीक है। स्पर्म प्रोडक्शन के टाइम में आपको लो टेम्परेचर नीडेड है, ठीक है, कम टेम्परेचर चाहिए, ठीक है। जो थोड़ा सा कम, ऐसा नहीं कि बहुत ज्यादा कम, थोड़ा कम टेम्परेचर चाहिए होता है। ह्यूमन बॉडी जो हमारा नॉर्मल बॉडी है उससे कम टेम्परेचर 2-3 डिग्री कम चाहिए होता है, इसलिए जो स्क्रोटम है वो बॉडी से बाहर लोकेटेड होता है। इसके बाद अब जब स्पर्म है तो वहां वो कैरी होना चाहिए, ठीक है, मतलब उसको लेके जाने के लिए कोई रूट होना चाहिए, आप कह सकते हैं। तो यहाँ पे एक डक्ट है जिसको हम स्पर्म डक्ट या वास डिफरेंस भी बोलते हैं। ये क्या करता है, ये स्पर्म को, जो स्पर्म यहाँ प्रोड्यूस होगा उसको कैरी करके लेके जाएगा और यूरेथ्रा के थ्रू जो स्पर्म है वो बाहर आता है, ठीक है। तो यूरेथ्रा के थ्रू वो स्पर्म बाहर आता है। पर यूरेथ्रा अगर आप बात करें तो यूरेथ्रा आपने कहीं और भी पढ़ा है, एक्सक्रेटरी सिस्टम में, है ना। एक्सक्रेटरी सिस्टम में भी यूरेथ्रा का फंक्शन था कि वो क्या करता है, वो यूरिन को डिस्चार्ज करता है। तो यहाँ पे अगर आप देखें तो यहाँ ब्लैडर जो है वो भी क्या करे, ये कौन सा ब्लैडर है, ये यूरिनरी ब्लैडर है जो कि कनेक्टेड है यूरेथ्रा से। तो यूरेथ्रा दोनों फंक्शन करता है, कौन कौन सा, एक स्पर्म को डिस्चार्ज करने का और दूसरा आपका यूरिन को डिस्चार्ज करने का। दोनों फंक्शन जो है वो यूरेथ्रा कर सकता है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो यहाँ पे आपको दो ग्लैंड्स, एक पोस्टेड ग्लैंड और दूसरा सेमिनल वेसिकल मिलेगा जो कनेक्टेड है किसके साथ, वास डिफरेंस के साथ। अब इसका फंक्शन क्या है, सेमिनल वेसिकल और पोस्टेड ग्लैंड का फंक्शन क्या है? तो देखिए क्या है कि जो स्पर्म यहाँ प्रोड्यूस होता है, ये दोनों ग्लैंड्स क्या करते हैं, दोनों का फंक्शन आपको एक साथ लिखने आएगा, ठीक है। एग्जाम में अगर आपको आता है लिखने तो आपको पूछा जाएगा व्हाट इज द फंक्शन ऑफ सेमिनल वेसिकल एंड पोस्टेड ग्लैंड। तो वहां पे हम लोग लिखेंगे कि जो है ये क्या करता है, ये मीडियम प्रोवाइड करता है, लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करता है स्पर्म को, ठीक है। लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करता है जिसको हम सेमेन बोलते हैं, ठीक है। ये लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करता है स्पर्म को ताकि जो स्पर्म है वो आसानी से फ्लोट होके जा सके, ठीक है। एक ये हो गया। दूसरा जो है हमारा
फंक्शन, क्योंकि स्पर्म को काफ़ी लॉन्ग पाथ ट्रैवल करना है, ठीक है। अभी हम लोग देखेंगे यहाँ से उसको कैसे जो फीमेल गैमीट तक पहुँचना है स्पर्म को, तो क्या होगा, उसको नरिशमेंट भी चाहिए होगा, ठीक है। तो जो आपका लिक्विड मीडियम है वो उसको क्या करता है, नरिशमेंट भी देता है, ठीक है। मतलब उस पाथ में, रास्ते के बीच में जो नरिशमेंट है, जितने भी न्यूट्रिएंट्स की जरूरत है स्पर्म को, वो वही प्रोवाइड करता है। कौन प्रोवाइड करता है, ये लिक्विड मीडियम आप कह, या फिर कह सकते हैं ये दोनों ग्लैंड्स। और एक फंक्शन यहाँ पे इन दोनों का आता है कि ये दोनों प्रेशर जनरेट करते हैं, हाई प्रेशर जनरेट करते हैं आप कह सकते हैं, ठीक है, कि जिससे कि स्पर्म है जो ज़्यादा प्रेशर के साथ बाहर निकले। तो इससे होता क्या है कि लॉन्ग पाथ ट्रैवल करना होता है स्पर्म को, तो उस प्रेशर के कारण वो आसानी से ट्रैवल कर सकता है। तो ये 3 फंक्शन जो है वो क्या कहते हैं, इन दोनों के हैं। पहला लिक्विड मीडियम प्रोवाइड करना, जिसको हम सेवन बोलते हैं, उससे नरिशमेंट मिलता है स्पर्म को। और तीसरा प्रेशर जो है, जिस प्रेशर के साथ स्पर्म निकलेगा उसको भी यही लोग मेंटेन करता है, ये दोनों ग्लैंड्स, ठीक है। इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो एक और है हमारे पास ऑर्गन मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में, जो पेनिस है, ठीक है। पेनिस क्या होता है, ये मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन होता है जो कि इंसर्ट करता है स्पर्म वेजाइना में। जो आगे हम लोग यहाँ देखेंगे, वेजाइना जो आपका मतलब फीमेल बॉडी में जो स्पर्म इंसर्ट होता है वो इसी ऑर्गन के थ्रू होता है, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन के थ्रू, इसको हम पेनिस बोलते हैं। तो यहाँ पे हमने मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के जो पार्ट्स हैं वो देख लिए। अब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम, तो अगर हम यहाँ बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का, जो आपका ओपनिंग है यहाँ पे क्या है, वेजाइना है, ठीक है। जैसे यहाँ पेनिस था मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, वैसे ही ये क्या है, ये फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन है जो क्या करता है, ये स्पर्म डिस्चार्ज करता है, तो ये स्पर्म रिसीव करने का काम करता है, ठीक है। इसके बाद जैसे यहाँ पे टेस्टिस था, तो यहाँ पे क्या प्रेजेंट है, ओवरी प्रेजेंट है, ठीक है। ये ओवरी क्या करता है, ये फीमेल जर्म सेल्स प्रोड्यूस करता है, ठीक है। यहाँ पे आपका जो टेस्टिस है वो मेल जर्म सेल प्रोड्यूस कर रहा था, जिसको हम स्पर्म बोलते हैं, ठीक है। स्पर्म का कुछ ऐसा शेप होता है, ठीक है, इस टाइप का शेप होता है, और इसी के अंदर जो है आपका मेल गैमीट प्रेजेंट होता है, ठीक है। इसी मेल गैमीट को फ्यूज करना है फीमेल गैमीट के साथ, तो आपका जो ओवरी है वो प्रोड्यूस करता है फीमेल जर्म सेल, जिसको हम एग या ओवम बोलते हैं, ठीक है। उसको एग भी बोलते हैं, ओवम भी बोलते हैं। इसके अलावा ओवरी 2 और हार्मोन प्रोड्यूस करता है। जैसे टेस्टिस यहाँ पे एक हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा था, टेस्टोस्टेरोन, तो वो क्या कर रहा था, वो मेलनेस के कैरेक्टर्स ला रहा था। वैसे ही ओवरी जो है वो एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन 2 हार्मोन्स सेक्रेट करता है, प्रोड्यूस करता है, जिसके कारण फीमेल बॉडी में चेंजेस आते हैं। तो ये चेंजेस बचपन से नहीं आते हैं, ये चेंजेस कब आते हैं, जब आप प्यूबर्टी का एज को अचीव करते हैं। मतलब जब जो ह्यूमन बींग्स हैं वो 10 साल 11 साल के एज के को क्रॉस करते हैं, तो क्या होता है, तब जाके ये चेंजेस वहाँ पे देखने को मिलते हैं, ठीक है। और इस एज को, जिस एज में ये चेंजेस आते हैं, उनको प्यूबर्टी बोलते हैं, और इन चेंजेस को एडोलेसेंस बोलते हैं। क्लास 8 में आपने पढ़ा होगा ये सब। तो मतलब आप कह सकते हैं कि जब 10 से 11 साल में के होते हैं बॉयज गर्ल्स, उस टाइम तक जो है दोनों में सेम ग्रोथ होता है। इसके बाद जो है दोनों में जो ग्रोथ है वो अलग हो जाता है। गर्ल्स में अलग तरह का ग्रोथ होता है, बॉडी ग्रोथ, और बॉयज में अलग होता है, ठीक है। क्योंकि क्यों अलग होता है, क्योंकि आपका जो बॉयज है वहाँ पे टेस्टोस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करने लग जाता है, और गर्ल्स में ओवम जो है एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन प्रोड्यूस करने लग जाता है। इसके बाद जो है यहाँ पे अब हम लोग बात करें तो यहाँ पे और है हमारे पास, ओवरी में क्या होते हैं, क्या प्रेजेंट होते हैं, ओवम प्रेजेंट होते हैं। तो देखिए ये ओवम जो है बाय बर्थ ही रहते हैं वहाँ पे, ठीक है। जब आपका जो बेबी गर्ल है उसका जब बर्थ होता है तभी से ये ओवरी के अंदर ओवम प्रेजेंट होते हैं, पर टेस्टिस में जो स्पर्म प्रोडक्शन है वो फ्रेश होता है, ठीक है। मतलब सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान जो है ये स्पर्म प्रोड्यूस होता है। तो अगर हम बात करें ओवरी में जो आपका ओवम है ये बाय बर्थ प्रेजेंट होता है, और ये ओवम जब प्यूबर्टी को अचीव करने लगता है, जो गर्ल है वो गर्ल चाइल्ड जब वो प्यूबर्टी अचीव करने लगेगी, तब जाके ये जो आपका ओवम है ये मैच्योर होने लगेगा। मतलब दोनों ओवरी में बहुत सारे ओवम पहले से प्रेजेंट हैं, ठीक है। और क्या होगा, एक एक करके फिर दोनों से, मतलब एक टाइम में यहाँ मैच्योर होगा, फिर दूसरे टाइम में यहाँ मैच्योर होगा, और एक एक करके अगले मंथ फिर यहाँ मैच्योर होगा, फिर अगले मंथ यहाँ मैच्योर होगा। इस तरह से जो आपका
ओवम है वो मैच्योर होने लग जाता है जब प्यूबर्टी को वो अचीव करता है। ठीक है, इसके बाद अगर हम यहाँ बात करें तो कैसे ये फर्टिलाइजेशन होता है ये हम यहाँ देख सकते हैं। ठीक है, सबसे पहले जो आपका ये पेनिस है ये इंसर्ट करेगा स्पर्म वेजाइना में। ठीक है, तो आपका जो स्पर्म है बाय दिस पाथ ट्रैवल करेगा। तो देखिए ये जो पाथ है यहाँ पे जो टेस्टिस है वो हमने बताया कि स्पर्म फ्रेश प्रोड्यूस करता है और बहुत सारे मिलियंस ऑफ स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। ठीक है, क्यों प्रोड्यूस होते हैं? क्योंकि आप कह सकते हैं कि नेचर चाहता है कि जो हेल्दीएस्ट स्पर्म है वो जाके फ्यूज करे। ठीक है, तो क्योंकि जो आपका पाथ है काफ़ी लेंदी है, ठीक है, काफ़ी कह सकते हैं डिफिकल्ट है, इसलिए जो है आपका स्पर्म बहुत सारा प्रोड्यूस होता है क्योंकि बहुत कम ही स्पर्म हैं जो जाके फ्यूज होने वाले। ठीक है, तो फॉर एग्जाम्पल मान लीजिए कि यहाँ पे आपका जो एग है, ओवम है, वो मैच्योर हुआ है इस वाले ओवरी में। तो जो स्पर्म है वो आगे बढ़ेंगे। ठीक है, तो कुछ स्पर्म इधर चले जाएंगे, कुछ इधर चले जाएंगे। तो जो उस तरफ चले जाएंगे तो वहाँ पे तो अब उनको ओवम मिलेगा नहीं, तो वो डेड कर जाएंगे। और जो स्पर्म इधर आएंगे उनमें से जो सबसे पहला स्पर्म इससे फ्यूज कर जाएगा, किससे? इस ओवम से। ठीक है, वही क्या फॉर्म कर देगा? जाइगोट फॉर्म कर देगा। तो यहीं पे आपका क्या प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस हो गया? फर्टिलाइजेशन हो गया। ठीक है, जो मेन एम है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन का वो फर्टिलाइजेशन है, वो यहाँ पे अचीव हो गया। यहाँ पे क्या हुआ? जो आपका स्पर्म सेल है वो जाके ओवम से फ्यूज हो गया, वहाँ फर्टिलाइजेशन हो गया, उसको हमने जाइगोट बोलते हैं। ठीक है, अब क्या होगा कि अब ये जाइगोट धीरे धीरे डिवाइड करेगा। ठीक है, जाइगोट क्या करेगा? डिवाइड करते जाएगा, डिवाइड करते करते, और ये आगे भी बढ़ेगा। कहाँ जाएगा? और धीरे धीरे ये यहाँ पे एक टिश्यू के फॉर्म में अटैच हो जाएगा यूटेरस वॉल पे। ठीक है, ये क्या है? ये यूटेरस है। तो यूटेरस का जो वॉल होता है, जैसे ही यहाँ पे आपका ओवम प्रोड्यूस हुआ था, जब ओवम प्रोड्यूस हुआ था उसी टाइम में ये यूटेरस वॉल है ये तैयार हो गया था किसके लिए? इस फर्टिलाइजेशन के लिए। ठीक है, यहाँ पे आपके ब्लड कैपिलरीज जो हैं वो आ जाते हैं इस वॉल पे। ठीक है, और अब इसको क्या बोलते हैं? इसको प्लेसेंटा बोलते हैं। ठीक है, इस वॉल को हम क्या बोलते हैं? प्लेसेंटा बोलते हैं। यहाँ पे बहुत सारे ब्लड कैपिलरीज होते हैं। अब प्लेसेंटा के देखिए फंक्शन। ठीक है, प्लेसेंटा का जो फंक्शन है सबसे पहला है कि ये रिसीव करता है एम्ब्रियो को। जाइगोट था जब वो सिंगल सेल था, वो डिवाइड होते गया तो क्या हुआ? वो एम्ब्रियो फॉर्म कर लिया, जिसको हम टिश्यू बोलते हैं, एक ग्रुप ऑफ सेल्स फॉर्म कर लिया एम्ब्रियो, उसको प्लेसेंटा ने रिसीव किया एम्ब्रियो को। ठीक है, इसके बाद जो है अब जो प्लेसेंटा है उसमें जो ब्लड कैपिलरीज हैं तो उसमें ब्लड होगा, तो ब्लड ही क्या करेगा? उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा और उससे वेस्ट मटेरियल ले लेगा। ठीक है, तो ये न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करते हैं, साथ में वेस्ट मटेरियल जो होगा उसको टेक अवे कर लेते हैं, मतलब बाहर निकाल लेते हैं। ठीक है, ये प्लेसेंटा का फंक्शन हो गया। प्लेसेंटा का क्या फंक्शन है? ये एम्ब्रियो को रिसीव करता है। ठीक है, और यहाँ पे जो क्योंकि वहाँ पे ब्लड कैपिलरीज प्रेजेंट है तो ये क्या करेगा? ये उसको न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करेगा, ब्लड में जो न्यूट्रिएंट्स प्रेजेंट हैं वो प्रोवाइड करेगा, और बदले में जो है वहाँ से वेस्ट मटेरियल बाहर निकाल लेगा। ठीक है, ये प्लेसेंटा का फंक्शन है। तो यहाँ पे देखिए दो टर्म्स आ जाते हैं, एक है ओव्यूलेशन, दूसरा है इम्प्लांटेशन। ओव्यूलेशन क्या होता है? इम्प्लांटेशन क्या होता है? ओव्यूलेशन का मीनिंग होता है, ओव्यूलेशन मतलब मैच्योरिंग ऑफ ओवम। ठीक है, ओवम का मैच्योरिंग के प्रोसेस को, द प्रोसेस ऑफ मैच्योरिंग ऑफ ओवम, जब प्यूबर्टी को एज को अचीव करती है गर्ल चाइल्ड तो आपका जो ओवम है वो मैच्योर होने लग जाता है, और इसी प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? ओव्यूलेशन बोलते हैं। इसके बाद इम्प्लांटेशन क्या होता है कि अटैचमेंट, द प्रोसेस ऑफ अटैचमेंट ऑफ एम्ब्रियो ऑन द वॉल्स ऑफ प्लेसेंटा। प्लेसेंटा के वॉल्स पे जब एम्ब्रियो अटैच होता है तो इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं? इम्प्लांटेशन बोलते हैं। तो देखिए अब जब ये नरिशमेंट लेते रहेगा, वेस्ट मटेरियल देते रहेगा, तो धीरे धीरे जो है ये आपका जो एम्ब्रियो है ये ह्यूमन बीइंग्स का बॉडी का शेप लेने लग जाएगा। ठीक है, उसमें हैंड्स ग्रो होने लगेंगे, लेग्स ग्रो होने लग जाएंगे, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फीटस बोलते हैं। ठीक है, मतलब एक सेल था तो
उसको हम जाइगोट बोले, जब वो डिवाइड होके टिश्यू फॉर्म किया तो उसको एम्ब्रियो बोलेंगे, और जब वो एम्ब्रियो डिवाइड होके बहुत सारा मतलब ऑर्गन सिस्टम जो है वहाँ पे डेवलप होने लगा कह सकते हैं, तो उसको हमने फीटस बोला। ठीक है, तो यहाँ पे जो है हमने ये रिप्रोडक्शन खत्म कर लिया। अब कुछ और बातें हैं यहाँ पे। सबसे पहले कि मान लीजिए कि कभी किसी बार मतलब एक टाइम आएगा, मान लीजिए कि स्पर्म जो है वहाँ पहुँचा ही नहीं, हर बार तो स्पर्म जाएगा नहीं, ऐसा है कि हर मंथ में स्पर्म जाएगा नहीं, ऐसा तो होगा नहीं। तो जब स्पर्म नहीं जाएगा तो क्या होगा, तो देखिए क्या होने वाला है यहाँ पे कि आपका जो ये है क्या ओवम, ये तो मैच्योर होगा ही। मान लीजिए इस मंथ यहाँ से हुआ था, नेक्स्ट मंथ यहाँ पे मैच्योर होगा, तो ये मैच्योर होगा। ठीक है, और ये वेट करेगा, ठीक है, स्पर्म के आने का। अगर स्पर्म नहीं आता है तो क्या होगा, ये जो आपका ओवम है ये रैप्चर कर जाएगा। ठीक है, रैप्चर कर जाएगा तो ये यहाँ आएगा, और साथ में जितना भी यहाँ पे ब्लड कैपिलरीज था, ठीक है, मतलब जैसे ही यहाँ पे ओवम मैच्योर होता है तो यूटेरस वॉल्स पे क्या आ जाते हैं, प्लेसेंटा का फॉर्मेशन हो जाता है। पर क्योंकि स्पर्म नहीं आएगा तो क्या होगा, ये जो आपके प्लेसेंटा वॉल्स हैं ये रैप्चर कर जाएंगे, और क्या होगा, ये ब्लड डिस्चार्ज के साथ, ठीक है, ब्लड के साथ जो है ये आपका ओवरी और प्लेसेंटा के वॉल्स बाहर आ जाते हैं। ठीक है, इस प्रोसेस को हम क्या बोलते हैं, मेंस्ट्रुएशन साइकिल बोलते हैं, या सिंपल लैंग्वेज में पीरियड्स बोला जाता है। ठीक है, तो ये रिपीट होता है विद इन क्या कहते हैं मंथ कह सकते हैं, या 28 डेज में ये रिपीट होता है गर्ल्स में। ठीक है, तो यहाँ पे हमने ये खत्म कर लिया। अब एक और टॉपिक है इसमें, रिप्रोडक्टिव हेल्थ। देखिए यहाँ पे जो हमने रिप्रोडक्शन अभी पढ़ा, ठीक है, क्या मेल्स और फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट्स पढ़ा। ठीक है, तो यहाँ पे थोड़ा सा एक चीज रह गया था कि यहाँ पे जो आपका एम्ब्रियो जब फीटस में हो जाता है कन्वर्ट, तो आपका जो गेस्टेशन पीरियड है जब कंप्लीट हो जाता है, जिसको हम 9 मंथ्स रफली 9 मंथ्स का होता है या 40 वीक्स का होता है कह सकते हैं, तो जो ये फीटस है ये वेजाइनल ओपनिंग के थ्रू जो है डिलीवर हो जाता है, बाहर निकलता है। ठीक है, अब हम लोग बात करेंगे रिप्रोडक्टिव हेल्थ का। तो देखिए रिप्रोडक्टिव हेल्थ जो है ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है, क्योंकि ये जो प्रोसेस है ये हमारे लाइफ से रिलेटेड है, जबकि ये हमारे लाइफ के लिए इम्पॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, मतलब एक ह्यूमन बीइंग के सर्वाइवल के लिए रिप्रोडक्शन इम्पॉर्टेंट नहीं है, फिर भी इसको लाइफ प्रोसेस में रखा गया है। इसका रीजन ये है कि रिप्रोडक्शन जो है उसके जनरेशन के कंटिन्यूएशन के लिए, जनरेशन को कंटिन्यू रखने के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे जो है देखिए आपको पता होना चाहिए कि कुछ डिजीजेस जो यहाँ पे सेक्सुअल इंटरकोर्स के दौरान कुछ डिजीजेस हैं जो ट्रांसफर हो सकते हैं। ठीक है, जो हमको 2 डिजीजेस का नाम है, वायरल एसटीडी बोलते हैं उनको, सेक्सुअली ट्रांसमिटेड डिजीजेस। ठीक है, उनको एसटीडी बोला जाता है। तो वायरल एसटीडी, वायरस से होने वाला एसटीडी देखिए HIV एड्स है और वाट्स है। ठीक है, ये बस इनके नेम से याद रखने हैं आपको। यहाँ पे क्वेश्चन आता है नेम 2 वायरल एसटीडीज। ठीक है, तो आंसर क्या होगा, HIV एड्स एंड वाट्स। और नेम 2 बैक्टीरियल एसटीडीज, मतलब जो बैक्टीरिया से होते हैं वो भी है, गनोरिया है, सिफिल्स है। ठीक है, तो ये चारों के नेम्स याद रखिए, इंपॉर्टेंट है, आ जाता है कभी भी 1 मार्क में आता है ये क्वेश्चन। ठीक है, अब देखिए इनसे बचने के लिए हम लोग कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज कर सकते हैं ड्यूरिंग सेक्सुअल इंटरकोर्स, जो है कॉन्ट्रासेप्टिव मेथड्स यूज कर सकते हैं जिससे कि इन डिजीजेस से बचा जा सकता है। ठीक है, तो इन डिजीजेस से बचने के लिए आप मैकेनिकल बैरियर यूज कर सकते हैं, या फिर इन डिजीज से बचने के लिए मैकेनिकल बैरियर यूज कर सकते हैं, या अगर हम अनवांटेड प्रेगनेंसी को भी रोकना चाहते हैं, ठीक है, अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए भी यहाँ पे हमारे पास 4 मेथड्स हैं। इन चारों में से चारों मेथड्स यूज किए जाते हैं अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले अगर हम बात करें मैकेनिकल बैरियर, ठीक है, मैकेनिकल बैरियर्स जिसको हम कॉन्डम बोलते हैं, है ना, उसको क्या करते हैं हम लोग पेनिस के ऊपर लगा सकते हैं। एक बैरियर टाइप का होता है, प्लास्टिक टाइप का मटेरियल होता है जिसको आप पेनिस पे लगा सकते हैं, या फिर फीमेल के लिए भी आता है जो वेजाइनल ओपनिंग में उसको डाल दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जो स्पर्म है वो जैसे यहाँ आएगा तो यहीं पे रुक जाएगा, या फिर जो स्पर्म है वो इसी में प्रोड्यूस होकर रह जाएगा, वेजाइना में नहीं जाएगा। तो जब स्पर्म जाएगा ही नहीं तो वो फर्टिलाइजेशन वहाँ पे नहीं होगा। और इस मैकेनिकल बैरियर को इन डिजीजेस से बचने के लिए भी यूज किया जा सकता है। ठीक है, तो और साथ में अगर स्पर्म नहीं जाएगा
तो वहाँ फर्टिलाइजेशन नहीं होगा, तो अनवांटेड प्रेगनेंसी को रोकने के लिए भी हम यूज कर सकते हैं। ठीक है, तो मैकेनिकल बैरियर्स में कॉन्डम्स आ गए। इसके बाद अगर हम कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स का बात करें तो ये भी यूज किया जाता है। ठीक है, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स ऐसी पिल्स होती हैं जिनको बिफोर सेक्सुअल इंटरकोर्स लिया जाता है। उससे क्या होता है कि जो आपका फर्टिलाइजेशन है वो होने नहीं देता है। ठीक है, तो ये कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स जो है ये यूज किया जा सकता है, दवाई कह सकते हैं। इसके बाद इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस। ठीक है, इंट्रा यूटराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस, इसमें जो है कॉपर टी आता है। ठीक है, कॉपर टी को यहाँ पे लगा दिया जाता है, जो आपका कर्विक्स है। ठीक है, यहाँ पे टी शेप का एक कॉपर का बना हुआ मटेरियल होता है जिसको यहाँ पे लगा दिया जाता है। इससे क्या होता है कि जब यहाँ पे स्पर्म आता है तो स्पर्म यहीं पे रह जाता है, ये अंदर नहीं जा पाता है, तो फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे आप जो देख रहे हैं ये सभी डिफरेंट टाइम के लिए यूज किया जा सकता है। मैकेनिकल बैरियर एट द टाइम ऑफ सेक्सुअल इंटरकोर्स आप यूज कर सकते हैं, मतलब एक ही बार यूज होगा। कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स उनका एक टाइम लिमिट होता है 24 आवर्स, 48 आवर्स, 72 आवर्स। ठीक है, उसके लिए इंट्रा यूट्राइन जो कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइसेस हैं ये अराउंड 2 to 3 ईयर्स। ठीक है, जो आपका कॉपर टी है इसको आप 2 से 3 साल तक के लिए प्रेगनेंसी रोकने के लिए यूज कर सकते हैं। और लास्ट जो है हमारा वो है सर्जिकल मेथड। तो देखिए सर्जिकल मेथड जो है वो 2 तरह का होता है, एक है वैसेक्टॉमी, एक है ट्यूबेक्टॉमी। वैसेक्टॉमी क्योंकि देखिए सर्जिकल मेथड में 2 सर्जरी होगा। ठीक है, या तो मेल का हो सकता है या फीमेल का हो सकता है। तो जो वैसेक्टॉमी है और ट्यूबेक्टॉमी है तो मेल में होगा तो वैसेक्टॉमी बोलेंगे। क्यों वैसेक्टॉमी बोलेंगे? क्योंकि यहाँ पे जो हमारा वास्ट डिफरेंस है उसको कट करके टाई कर दिया जाता है। ठीक है, तो वैसेक्टॉमी को कट करके टाई कर दिया जाता है, इसलिए उसको हम लोग वैसेक्टॉमी बोलते हैं। वैसेक्टॉमी को नहीं, वास्ट डिफरेंस को कट करके टाई कर दिया जाता है, इसीलिए उसको वैसेक्टॉमी बोलते हैं। और ट्यूबेक्टॉमी फीमेल में होता है क्योंकि हम लोग जो फैलोपियन ट्यूब है यहाँ पे उसको कट करके टाई कर रहे हैं। ठीक है, ये आपका फैलोपियन ट्यूब है या इसको ओविडक्ट भी बोलते हैं, इसको कट करके हम टाई कर रहे हैं इन द केस ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। तो दोनों में से कुछ भी, देखिए सर्जिकल मेथड जो है ये परमानेंट सॉल्यूशन होता है, ये कर लेने के बाद जो है प्रेगनेंसी बिल्कुल नहीं होता है। ठीक है, लाइफ टाइम के लिए नहीं होगा। तो यहाँ पे जो है हमने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ह्यूमंस कंप्लीट कर लिया। ठीक है, आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए होंगे इस टॉपिक से। अगर अभी भी डाउट्स हैं तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, नेक्स्ट वीडियो में उन डाउट्स को क्लियर किया जाएगा। और चैनल पे नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और खूब सारा शेयर करें। थैंक यू।